खुदा न खास्ता किसी को डायग्नोस हो गया एड्स, अब तो उसकी दिमागी हालत ही, अब उसको खुद नहीं वजूहात पता लगती, वो अपने आप को सोचना शुरू कर देता है कि क्या हुआ, क्या ऐसा। अब उसकी दिमागी हालत बेहतर होना कितना ज़रूरी है पेशेंट के लिए। वो कहते हैं ना कि आपके अंदर आप पावर इतनी होनी चाहिए कि आप एक बीमारी से निकल सकें, वो कितनी ज़रूरी है। अना कुछ केसेस डिस्कस करूँगी। अभी जो पाकिस्तान में कुछ HIV एड्स पॉजिटिव पेशेंट जो अर्ली थे 1997 में और 1995 में पहला जो है वो अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ तो पहला केस डायग्नोज हुआ था पाकिस्तान में, वो खातून आज भी ज़िंदा है। जो लोग बहुत अर्ली और वो खातून थी, और किसी भी खातून को खुद से नहीं होता, ऑफ कोर्स वो कहीं से आता है, ठीक है। तो अब जो बात है कि वो अभी भी ज़िंदा है क्योंकि उसने अपनी बीमारी को कबूल किया, अपने ऊपर काम किया। और ये उस वक़्त की मैं बात करूँ जब अभी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं था। पाकिस्तान में ट्रीटमेंट जो 2005 के दौरान कहीं पे आया है। तो वो आज भी वो लोग अर्ली आज भी लोग जिंदा हैं क्योंकि उन्होंने बीमारी को कबूल करके इसके ऊपर काम करना शुरू किया और इसको एक्सेप्ट किया और मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखा और अपने बच्चों को जवान किया, शादियां की, सारा कुछ हुआ, ठीक है। सो मेंटली आपका स्ट्रांग होना और इस बीमारी को एक्सेप्ट करना कि यस अब ये मसला हो गया, क्योंकि मसले का तदारुक तब होता है जब आप उसको कबूल करते हैं। आप उससे डिनाइल में रहेंगे तो आप उसको कभी कबूल नहीं कर सकते। अच्छा, डिनाइल में रहे, लोगों से छुपा के रखें, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी बड़ी जो है ना जालिम है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखती हूँ अना, कि सिर्फ आपका जो स्पाउस होता है, आपका पार्टनर होता है, आपको उसको बताने की जरूरत है। मगर आप जो करंट गाइडलाइंस आ रही हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट इतना अच्छा आ गया है कि उससे अगर आप मुसलसल इलाज करवा रहे हैं तो अगले बंदे को नहीं लग सकता। मगर क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है तो इस अगले बंदे का हक बनता है कि वो इसको जाने कि आपको मसला क्या है। आपने बोला ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, जब तक आपकी जिंदगी है ये खत्म नहीं होगा, हमेशा साथ रहेगा, लेकिन इतना अच्छा मैनेज रहेगा कि आपको खुद भी ना पता चले कि आप बीमार हैं। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट मस्ट। अब आपने कहा कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आप बीमार हैं। प्रेजेंट कैसे करता है HIV का पेशेंट? शुरू में जब लेट्स से कि आज किसी को ये इन्फेक्शन वायरस ट्रांसफर हो गया HIV का, तो आज से अगले 3-1 महीने की स्टेज को हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं और अगले 14 दिन तक जो है ये बॉडी में असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। असरअंदाज होने का जो तरीका कार होता है, बड़े कॉमन से सिम्टम्स हैं जिनको देख के आपको कभी शक ही नहीं हो सकता कि ये HIV है, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, पेट का ख़राब बहुत ज़्यादा रहना, वज़न का जो है वो कम होते जाना। अब ये इतने कॉमन अलामात हैं कि हमें लगता है कि ये तो शायद मौसमी चीज़ें चल रही हैं और हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ये अलामात आपके रिकरेंट हों, बार बार आना शुरू हो जाए, मतलब एक दफ़ा ठीक हुआ, दोबारा फिर कुछ दिनों बाद, और मुसलसल आपका वेट गिरना शुरू हो गया, पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया, बुखार आपको मुसलसल रहना शुरू हो गया, जो कि TB की अलामात लगती हैं सुनने में, मगर HIV और TB दोनों को ट्रीट करना साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको अपने कान खड़े करने हैं कि हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन, यानी HIV एक वायरस है, हो सकता है कि ये डॉक्टर को ख़ास तौर पर ये सोचने की ज़रूरत है कि ये HIV हो सकता है कि अगर कोई इंसान मसलसल ठीक नहीं हो रहा तो उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है कहीं पे। और उसकी हिस्ट्री लेते हुए हर डॉक्टर को ये चाहिए कि कोई एक मरीज़ अगर उसके पास बार बार इन अलामात के साथ प्रेजेंट हो रहा है तो उसकी हिस्ट्री लेके, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो ट्रैवल करता है, कहीं वो बाहर लेबर के लिए तो नहीं गया हुआ था, उसके साथ साथ वो कोई नशे वगैरह का मरीज़ तो नहीं है, उसके पार्टनर कितने ज़्यादा हैं, ये सारी हिस्ट्री लेके फिर आप उसका HIV टेस्टिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बल्कि अब तो कहीं कहीं HIV की टेस्टिंग आपकी रूटीन टेस्टिंग के अंदर नॉर्मलाइज भी कर दी गई है। वक्त की अहम ज़रूरत बहुत ज़रूरत है। जेलों में केस पड़े रिपोर्ट बहुत ज़्यादा, जेलों में तो बहुत ज़्यादा, यस, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन वहाँ पे भी है। मगर देन अगेन मैं फिर ये कहूँगी ट्रीटमेंट तो हर जगह पे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट प्रिवेंशन इज रियली नीडेड। पाकिस्तान में प्रिवेंशन पे उतना अच्छा काम नहीं हो रहा जितना कि रिलेशनशिप जो है ना, आप उस पर आप, मैं पूछना ये चाह रही हूँ, देखिए आपका पार्टनर भी है, इज देयर एनी स्पेसिफिक काइंड कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ से दूर रहना है, इससे एड्स हो सकता है, या सिर्फ अगर आपका पार्टनर कैरियर है तभी इसका चांस है? देखिए, आप कैरियर मतलब आप पॉजिटिव हैं, कैरियर नहीं, आप पॉजिटिव हैं तो आप अगले बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक ये रीजन, यस, एक ये रीजन है। और उसके साथ कुछ चीजें वल्नरेबिलिटीज की जरूर बात करूंगी। जैसे हमने नशे के मरीजों की बात की कि वो लोग जो ड्रग्स करते हैं और ख़ास तौर पे सिरिंज के साथ नशा करते हैं, वो
वो रेड जोन में हैं। इसी तरह से वो लोग जो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, वो रिस्क के ऊपर हैं कि उनको HIV हो सकता है, फिर उनको होगा तो उनके स्पाउस को भी हो सकता है। अब मैं आपको मैं यहाँ पे परेशान इसलिए हूँ कि आपको नहीं पता, नहीं पता, आपका हस्बैंड है, उसके कितने पाकिस्तान लोगों के में साथ, एग्जैक्टली आपका अपना हस्बैंड है ना, उसके कितने लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, हाँ, आपको नहीं तो पता। उस सिचुएशन पे हैं कि आप रिस्क पे हैं। बिल्कुल ऐसा है कि आपके जितने ज़्यादा पार्टनर हैं उतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है। और उसके साथ एक चीज़ बड़ी ज़ोर से एम्फसाइज करूँगी, जिसके ऊपर आपने बड़ा अच्छा टॉपिक है ना आज के दिन के हिसाब से उठाया है। STIs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, अंडर ट्रीटेड हैं, और ये भी एक आपकी वल्नरेबिलिटी है कि जिन लोगों को STIs हो जाती हैं, यानी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और वो भी मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से होते हैं। एक खातून को लोग जज करने लग जाते हैं। अब एक खातून है बेचारी, वो तो घर की चार दीवारी में बैठी है, अब उसको नहीं पता उसके हस्बैंड के आगे से कितने लोगों के साथ ताल्लुकात है, उसके हस्बैंड की वजह से उस खातून को अगर कुछ हो गया, सोसाइटी किसको नाम देती है, सोसाइटी किसको बुरे तरीके से, बुरी नजरों से देखती है, जजमेंटल किसको लेके हो जाती है, उस घर बैठी खातून को। ट्रू, बहुत सारे टाइम पे इल्ज़ामात बहुत सारी औरतों के ऊपर आते हैं, मगर अभी जिस तरह से इस वक्त जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान में औरतों में ये मर्ज़ फिर भी कम है। अच्छा, औरतों में ये मर्ज़ फिर भी कम है, और मोस्टली औरतों में ऑफ कोर्स इसके रीजंस यही हैं कि ये सेक्सुअल होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, और इंजेक्शन जो हम कहते हैं, और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे डॉक्टर ने यूज सिरिंज आपको इस्तेमाल करी, यस, पाकिस्तान में कुछ ऐसे शहर भी हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की मैल प्रैक्टिसेस की वजह से HIV फैला हुआ है। तो आप ये देखें, ये मेरे ख्याल से अवेयरनेस है। कहीं आप जा रहे हैं, डॉक्टर पे जा रहे हैं, किसी आप छोटे मोटे क्लिनिक पे चले गए, मेक श्योर करें कि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लग रही, अपने सामने खुलवाइए, आपका राइट है, बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी सी गलती की वजह से जिंदगी भर का रोग लग जाता है। नई सिरिंज इस्तेमाल होनी चाहिए, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए या वो डिस्पोजेबल होने चाहिए। और इसी तरह से अगर आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है तो मेक श्योर करें कि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे सारी स्टेरिलाइज्ड चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। आजकल जो है लेज़र बहुत कॉमन हुआ है, आजकल PRPs बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हैं। प्लीज़, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग स्टेरिलाइज नहीं करते, वो बिल्कुल स्टेरिलाइज करते हैं, वो बिल्कुल चीज़ों को ख्याल रखते हैं, मगर एज अ क्लाइंट और पेशेंट आपका ये राइट है कि आप मेक श्योर करें कि जो चीज़ें आपके लिए इस्तेमाल हो रही हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, साफ़ सुथरी हैं। ये आपको बहुत सारे और इन्फेक्शन से जो है बचा लेता है। काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है मरीज़ की भी और उसके घर वालों की भी? ये इतनी ज़रूरी है कि जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, और इसकी काउंसलिंग एक स्टेज के ऊपर नहीं होती है ना। सबसे पहले तो इस स्टेज के ऊपर काउंसलिंग होती है कि आपकी टेस्टिंग हो, इसकी टेस्टिंग से काउंसलिंग शुरू होती है। टेस्टिंग से काउंसलिंग होने के बाद रिजल्ट देने की काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की काउंसलिंग होती है, फिर आपने अगले आपका पेशेंट जब ट्रीटमेंट सेंटर के ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे काउंसलिंग होती है कि उसने अपनी बीमारी को कबूल करते हुए इसको आगे कैसे लेके जाना है और किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, क्योंकि इसमें लाइफस्टाइल का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जिनका लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाता है, जिन पेशेंट्स का वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, बहुत जल्दी वापस आना शुरू हो जाते हैं ज़िंदगी की तरफ, मगर बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स ज़िंदगी से हाथ भी धोते हैं, क्योंकि जब वो नहीं लुक आफ्टर करते, ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया जाता, तब लोग जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जो है वो चले जाते हैं। और फिर उसमें जब ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया जाता तो इसके फैलाव का भी जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो फैलता है। लकीली इस वक्त जो है पाकिस्तान में इसका प्रोफाइल एक्सेस भी मौजूद है। प्रोफाइल एक्सेस का मतलब ये है कि वो लोग जो कि मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड हैं या कुछ और ऐसे शोबे हैं जिनसे रिलेटेड हैं जहाँ पे उनको ख़तरा लाहक हो सकता है कि जी उनको HIV हो सकती है, तो उनके लिए ऑलरेडी मतलब उस एक्सपोजर से पहले भी दवाइयाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में। अच्छा, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया। अब मुझे ये बता दें कि कौन सा और ऐसा सेगमेंट है जहाँ ये बढ़ रही है केसेस? नौजवानों में ज़्यादा है, आपकी यंग लॉट, यस, आपके जो लोग हैं तकरीबन आप समझ लें कि 18 ऑनवर्ड जो हैं, यानी अब 20 का ब्रैकेट उठा लो, 45 तक की एज जो है इसमें ज़्यादातर लोग फॉल करते हैं जो HIV का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, और अगेन दो बड़ी वजह हैं, एक इंजेक्शन और ब्लड, और किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जिस पे ब्लड लगा हुआ हो और वो उसी तरह से आपको इस्तेमाल हो जाए, तो उसकी वजह से ये आगे जो है ट्रांसमिट होता है। एंड देन सेक्सुअल कांटेक्ट, यस, और सेक्सुअल कांटेक्ट में हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी बीवी के साथ, आपकी बीवी अगर यानी मतलब आप दोनों अगर एक दूसरे को लॉयल हैं तो HIV कभी नहीं हो सकता, मगर अगर दोनों में से किसी के भी, क्योंकि हम बीवी के बारे में सिर्फ ये बात नहीं कर सकते, आजकल चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो गई हैं, दोनों में से किसी के भी अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है,
तो ऑफ कोर्स जो है वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स है तो फिर चांसेस हैं कि जी HIV हो सकता है। और उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिनसी बीमारियां हो सकती हैं जो कि HIV के होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं।